So it's the last day for English essay session. Uh, आज हम इसकी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे. बाय ऑल मींस एनीथिंग रिमेनिंग, एनीथिंग पार्ट ऑफ इट. सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग में हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ कहते हैं. वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और बाकी जो दो पैराग्राफ हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक मेथड एंड ट्रांजिशनल. पहले तो हम आज इन तीन पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे. कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, लेट्स सी. पहले तो हम इसकी गाइडलाइंस की तरफ आते हैं कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है क्या. सो जैसे कंक्लूडिंग सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो टॉपिक सेंटेंस में दी गई गुफ्तगू को समराइज करके उसी तरह से बयान करता है. इसी तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस का भी यही फंक्शन होता है कि वो पूरे एसे की एक समरी प्लस थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा रीस्टेट करके क्लोज कर ले. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बॉडी ऑफ एसे में डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखी होंगी, जो शायद रीडर को एंड में बताना ज़रूरी है, लिहाजा उसके लिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा जाता है. थर्डली, ऐसे का जो मेन क्वेश्चन था जिसको हमने आंसर करना था, it has to be reiterated somewhere, and that's the concluding paragraph. And last but not the least, it is a paragraph that basically reiterates the thesis statement. कैसा लिखा जाएगा, दैट्स अ मेन क्वेश्चन. जैसे हमने पहले बात की कि जो स्पेशल टाइम काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट अंदाज में लिखे जाते हैं फ्रॉम नॉर्मल पैराग्राफ. सो लाइक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसमें भी टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस और यूनिटी जो है वो नहीं होंगे, बट देयर विल बी कोहेरेंस, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. दो तरह के स्टेटमेंट्स होंगे. जनरल स्टेटमेंट्स टू मेक अ फाइनल इम्प्रेशन, जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखे थे. एंड रीस्टेटमेंट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट, वही थीसिस स्लाइटली डिफरेंट अल्फाज स्लाइटली शॉर्ट करके आपने लिख देनी है. कुछ और डूज एंड डोंट्स हैं, उनको आप जरूर जहन में रखें, जो कि आपको एक अच्छा कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखने में हेल्प आउट करेंगे. अच्छा कंक्लूडिंग पैराग्राफ वो है जो कि पूरे ऐसे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको समराइज करता है. सेकेंडली, उसमें इंट्रोडक्शन वाली अप्रोच ही कंक्लूडेड होती है. सो टू से कि एक अच्छे इंट्रोडक्शन और अच्छे कंक्लूडिंग पैराग्राफ में एक कनेक्शन होता है, कनेक्शन ऑफ आइडियाज होता है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी का होता है. अच्छा कंक्लूडिंग पैराग्राफ कोई ऐसा अ, तरीकेकार इस तरीकेकार से लिखा जाए कि जो सब्जेक्ट मैटर हो वो फाइनली कंक्लूडेड लगे, ना कि मजीद एक नई डिबेट की तरफ इशारा करे. आप इसमें भी अच्छी कोई कोटेशन, कोई अच्छी डिटेल, कोई स्ट्राइकिंग फैक्ट, कोई ऐसी बॉडी पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट डिटेल मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं. बट देर आर सम डोंट्स दैट यू आल्सो नीड टू टेक इनटू अकाउंट. जो एस्पायरेंट्स लिखते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपने लिए, वो आपने नहीं करने. नंबर वन, कंक्लूडिंग पैराग्राफ शुड नॉट बी द रिपीट ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. यानी कि आपने अप्रोच रखनी है इंट्रो वाली, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ डिक्शन चेंज करके एज इट इज इंट्रो को डिफरेंट अल्फाज में रिप्रोड्यूस करना है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में. नो, दिस इज नॉट डिजायर्ड. सेकंड, जिस चीज से आपने अवॉइड करना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है न्यू डायरेक्शन. न्यू डायरेक्शन से मुराद यहाँ पे ये है कि कोई भी नया एस्पेक्ट
और इवन नया सब एस्पेक्ट जो आप लिख सकते थे, जो आप लिखना चाहते थे, जो आपको समझ आ रहा था कि इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, आपने लिख दिया। अब कोई फायदा नहीं है कि किसी नई अप्रोच की तरफ आप जाएं और अनएक्सप्लेन्ड उस चीज को वहां पे छोड़ दें। नेक्स्ट इज अ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। किसी भी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, कम्युनिटी के बारे में कोई भी नेगेटिव रिमार्क्स लिखना, इट इज नॉट फेयर, इट शुड नॉट बी रिटन एट ऑल। और एन अपॉलजी, अपॉलजी सीएसएस ऐसे में इस तरह से लिख के आते हैं एस्पायरेंट्स कि सर मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना लिख सकता था लिख के आया हूँ, बस इसको आप पास कर दें, कोई गलती वलती हो गई है तो उसको ज़रा माफ़ कर दें। तो इस तरह की कोई अपॉलजी की ज़रूरत नहीं है। जो आपने लिखा था बस वही है। पास होंगे भी तो डिग्निटी के साथ, फेल होंगे भी तो डिग्निटी के साथ। टेक 1 मिनट और आप इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, और फिर इससे मुताल्लिक कुछ सवाल है तो मुझसे अभी पूछें। देन वी विल मेक मूव टू द नेक्स्ट एजेंडा। Okay, I hope you have gone through it. और lastly, not so many questions. एक सवाल ये कि सर while concluding should we not discuss any new points that we have forgotten earlier? बिल्कुल नहीं करनी, यही तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड, ये बाउंस बैक टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल नहीं, उस अप्रोच से भी मना किया गया है। लेंथ कोई लिखें इसकी 100 to 110 वर्ड्स। दिस वाज द राइट क्वेश्चन। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ब्लॉक मेथड ऑफ पैराग्राफ। ये क्या है इसको जरा देख लेते हैं। सॉरी। ओके, सो इसको देख लेते हैं कि ये क्या है बेसिकली। ब्लॉक मेथड जो पैराग्राफ है इसका मतलब ये है कि आपने दो या तीन सब एस्पेक्ट्स को जो सिमिलर एस्पेक्ट के हों किसी एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू हैव लिटिल टाइम, सेकेंडली बिकॉज दोज एस्पेक्ट्स आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि उनको दो या तीन पैराग्राफ के ऊपर स्ट्रेच किया जाए, तो लिहाजा उसके तमाम तर सब एस्पेक्ट्स को आप एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं। दे कुड बी टू, दे कुड बी थ्री, एंड नॉर्मली नॉट मोर देन दैट। अब वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ब्लॉक मेथड पैराग्राफ लिखना ज्यादा एडवाइजेबल है? सबसे पहले उसमें आ जाता है काउंटर पर्सपेक्टिव। कभी कभी हम काउंटर पर्सपेक्टिव के दो आइडियाज आउटलाइन में मेंशन कर लेते हैं। नॉर्मल नॉर्मल रूल ऑफ थंब के मुताबिक एक आइडिया के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ होना चाहिए। तो एसेंशली वो तो फिर दो पैराग्राफ होने चाहिए।
बट ये एक जो डेविएशन है, ये एक जो नया तरीक़ेकार है जिसको हम ब्लॉक मेथड ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ कहते हैं, दिस बेसिकली अलाउज अस कि वो एस्पेक्ट जिसकी इम्पोर्टेंस कम है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना कोई अच्छी बात नहीं है, या उसको कम अल्फाज में कम स्पेस में एक्सप्लेन करें तो दिस इज़ फार बेटर। तो आप इसकी यूटिलिटी एक काउंटर पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कर सकते हैं। कभी कभी करंट सिनारियो के ऊपर भी ऐसा लगता है कि दो पैराग्राफ लिखे हुए ना चाहिए, लेकिन कभी भी नहीं लिखने, एक पैराग्राफ लिखा हुआ ना चाहिए। उसी के अंदर बेशक दो या तीन आइडियाज को या सब एस्पेक्ट्स को मर्ज हुआ होना चाहिए। इन दी एंड ये होता है कि कभी कभी हम जब ऐसे को ख़त्म कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि अभी तीन चार सॉल्यूशंस जो हैं वो रहते हैं, जिनको हमें लाजमी लिख देना चाहिए। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी आप अ, इसमें ऐड कर सकते हैं। और राइट, और रीजंस हमने डिस्कस कर लिए, लिखना कैसे उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, फिर हम उसको एक सैंपल पैराग्राफ में भी देख लेते हैं। पहली गाइडलाइन ये है कि नॉर्मल पैराग्राफ स्टार्ट्स विद अ टॉपिक सेंटेंस, जो कि क्लियरली मेंशन कर रहा होता है अपने मेजर सब एस्पेक्ट को, बट दिस विल नॉट डू सो। So this begins with a clear general statement that introduces the aspect of that topic. Secondly, this briefly touches all the major sub aspects in order to show the direction. We will see how. आपने इसको कंसाइज, स्ट्रक्चर्ड और फोकस रखना है। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज को आपने मैक्सिमम यूज करना है ताकि आप कॉम्प्लेक्स वर्डिंग से बच सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, like all other paragraphs, this paragraph should also have a logical link with the thesis. वन केस इन पॉइंट देख लें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर पैराग्राफ है, इसको जरा आप खुद पढ़ें, देन वी विल मूव ऑन। Iran-US Israel conflict has roots in 1979 Iranian Revolution, which replaced a pro-US monarchy with an anti-Western Islamic regime, triggering decades of hostility. Tensions deepened through Iran's support for proxy groups like Hezbollah and Hamas, while the US and Israel pursued containment through sanctions, covert operations, and targeted strikes. The 2015 Iran nuclear deal briefly eased tensions, but its collapse in 2018 revived confrontation. Over time, shadow warfare like cyber attacks, assassinations, and regional proxy clashes intensified. In the current scenario, direct strikes, rising maritime insecurity, and threats to key routes like the Strait of Hormuz have escalated the conflict towards open confrontation with global implications. आपने देखा कि हमने तीन डिफरेंट एराज
जिनके ऊपर अलहदा से डिटेल में चीज़ें बहुत सारी लिखी जा सकती थी, we summarize them into one brief paragraph. This is where you would realize the utility of block method paragraph. एक और solution based हमने block method paragraph लिखा है. You may take its screenshot, read it at your end, and practice accordingly. ब्लॉक मेथड के हवाले से कोई am I properly audible to all of you? Not audible? Okay, let me reconnect it. I hope I am audible now. Am I audible, please? If yes, then do let me know. बिल्कुल ठीक हो गया. बिल्कुल ठीक. Quite better. Still some distortion. Much better than before. Still fluctuating. अब इसको कैसे बेहतर करें? All right. Okay, I will share its recorded version if it is not audible. ट्रांजिशनल पैराग्राफ देख लेते हैं कि क्या है. लेट्स लुक एट दिस. ट्रांजिशनल की आप लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस भी करनी होगी. ट्रांजिशनल पैराग्राफ एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. 3 से 4 लाइनों का हम बेसिकली लिखते हैं. लाइक ट्रांजिशनल वर्ड. ट्रांजिशनल पैराग्राफ से इसके आपने कनेक्टिविटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करनी है. सिर्फ ट्रांजिशनल वर्ड्स क्रिएट कंसिस्टेंसी विद इन पैराग्राफ. तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ would ensure same connectivity among and between paragraphs. So it is used to connect one aspect with the other in order to achieve coherence in English essay. 30 से 40 अल्फाज का आपने लिखना है in order to basically show a shift in aspects. ऐसे हम शुरू से यही सीख रहे हैं कि it is a heading-less piece of prose. तो मसलन हम कॉजेज डिस्कस कर चुके हैं 5. अब हम इफेक्ट्स डिस्कस करने से पहले एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे. फिर हमने इफेक्ट्स 5 डिस्कस कर लिए और सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. तो बिफोर राइटिंग फर्स्ट सोल्यूशन हम 30 से 40 अल्फाज का एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे ताकि रीडर की स्मूथ लैंडिंग हो इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऐसे. उसकी एक मिसाल ये देख लें कि फॉर एग्जांपल हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लिया. फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख लिया. उसको तो लाजमी बात है चूंकि पहला पैराग्राफ होता है तो ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं होती. बट व्हेन वी मूव फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू कॉजेस तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे.
Given this historical trajectory of mistrust, proxy confrontation, and failed diplomatic engagements, the conflict has not remained confined to past grievances, but has evolved into a structurally driven crisis. These long standing issues now manifest through specific political, strategic, and ideological causes that continue to fuel escalation and hinder prospects of lasting peace. अब आपने causes से implications की तरफ कैसे जाना है, यानी कि इस पैराग्राफ के बाद आपने 5 causes लिखे। इसको मजीद भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिर आप causes से implications की तरफ गए। आपने लिखा कि while these underlying causes explain the persistence and the escalation of the conflict, their real significance lies in the far-reaching consequences they generate. The interplay of strategic rivalry, ideological hostility, and regional power competition has translated into profound political, economic, and security implications that extend well beyond the immediate actors involved. अब आपने क्लास में ये लिखना है कि अज्यूमिंग कि आपने 5 implications लिख लिए हैं किसी भी टॉपिक के, अब आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो 30 to 40 वर्ड्स का आपने एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखना है showing our transition from implications to solution. You may take 3 minutes for doing so. ऑल राइट, आप में से कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा है। आकिब, नूर अहमद, शिरान, आसिफ, आकिब हुसैन, रुदानी एंड सो ऑन। सो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, यू जस्ट नीड अ लिटिल प्रैक्टिस टू डू सो। अब हम यहाँ पे 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं डिस्कशन को कि हमने अभी तक चीज़ें जो सीखी हैं वो ये हैं कि आउटलाइन हमने पढ़ी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने देखा,
फिर हमने बॉडी पैराग्राफ्स देखे, फिर हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखा, फिर हमने ब्लॉक मेथड या ट्रांजिशनल काइंड ऑफ पैराग्राफ्स जो हैं वो भी देख लिए। लेकिन ये सब हमने इंडिविजुअली पढ़े हैं, साइलोस में पढ़े हैं या आइसोलेशन में हमने पढ़े हैं। अब इन तमाम तर्ज को मर्ज कैसे हुआ होना चाहिए एक मुकम्मल कोहेरेंट ऐसे में, वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे फ्लो करना चाहिए, अब आपने वो इसको यहाँ पे देख लेना है। आपका ओवरऑल ऐसे इस तरह से होना चाहिए कि ऐसे ओवरऑल तो एक हेडिंग लेस पीस ऑफ प्रोज है, बट टॉपिक सेंटेंसेस शुड सर्व द पर्पस ऑफ हेडिंग। जब भी नया ऑस्पेक्ट लिखेंगे और खुसूसी तौर पर पहला ऑस्पेक्ट लिखेंगे तो कुछ जनरल स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फिर जब एक एस्पेक्ट के अंदर ही एक सब एस्पेक्ट को दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो ट्रांजिशनल वर्ड लिखेंगे। और फिर जब एक एस्पेक्ट को दूसरे एस्पेक्ट से कनेक्ट करेंगे तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखेंगे। और ये स्ट्रक्चरली ऐसे दिखना चाहिए। सबसे पहले हम मिसाल ले लेते हैं, लाइक टॉपिक है हमारा वही राइजिंग इस्लामोफोबिया। हमने सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर हमने उसकी लिखी डेफिनेशन। और डेफिनेशन के लिए हमने सिंपल दो अल्फाज लिखे कि टू स्टार्ट विद इस्लामोफोबिया कैन बी डिफाइंड एज द फियर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। अज्यूमिंग कि हमने डेफिनेशनल पैराग्राफ अच्छा लिखा ऑन गिवन इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद हमारा है अगला पैराग्राफ जो है उसके कॉजेज का। तो हमने पहला जुमला जेनरिक लिखा कि देर आर सेवरल कॉजेज ऑफ इस्लामोफोबिया। द फर्स्ट कॉज इज द लाइक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस, वो एक्सप्लेन हो गया। दूसरा कॉज हम लिखेंगे तो उससे पहले हम लिखेंगे ट्रांजिशनल वर्ड एंड कॉज नंबर 2। फिर हम लिखेंगे ट्रांजिशनल वर्ड अगेन एंड कॉज नंबर 3। अब आप 3 से ज्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, एक ही एस्पेक्ट की अंदर गुफ्तगू है तो आपने जस्ट ट्रांजिशनल वर्ड लिखना है और आगे कॉज लिखना है। लेकिन जब आपके सारे कॉजेस पूरे हो गए, अब आप इफेक्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप पहले लिखेंगे ट्रांजिशनल पैराग्राफ जो हमने अभी सीखा। और ट्रांजिशनल पैराग्राफ के बाद आप लिखेंगे इफेक्ट 1। फिर ट्रांजिशनल वर्ड लिखेंगे और इफेक्ट नंबर 2। सेम पैटर्न, ट्रांजिशनल वर्ड इफेक्ट 3, ट्रांजिशनल वर्ड इफेक्ट 4। अब हमने 4 इफेक्ट्स लिख लिए, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना चाहते हैं तो वी विल राइट ट्रांजिशनल पैराग्राफ और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन 1। फिर ट्रांजिशनल वर्ड सॉल्यूशन 2, 3 एंड फाइनली कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसको हम कहेंगे टू कंक्लूड। दैट्स इट, दैट्स ऑल। इस तरीके कार से हम अपने पूरे एसे में कोहेरेंस अचीव कर लेंगे। आखिरी इशू हमारा बचता है वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि एसे के पेपर में टाइम मैनेजमेंट होनी कैसे चाहिए। तो उसको आप दो तरीकों से डिवाइड करेंगे। एक है टाइम मैनेजमेंट इन आउटलाइन एंड इंट्रो, और दूसरी है टाइम मैनेजमेंट इन रेस्ट ऑफ द ऐसे। क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इनको दोनों को डिफरेंट ही ट्रीट किया जाए तो बेहतर है। आउटलाइन में हम देखें तो 9 बजे जैसे ही आप एग्जाम रूम में जाएंगे, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे टॉपिक की सिलेक्शन में। यू नो वेरी वेल कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड वंस इट इज़ टेकन यू कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम इट। तो आप एक टॉपिक की सिलेक्शन कर लेंगे, अपना स्टांस लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, ये काम आपने 5 से 10 मिनट में कर देना है। फिर आपने उसके सब एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, उनको रीऑर्गेनाइज करना है और फिर आउटलाइन बनानी है। ये टोटल टाइम आपसे मिल मिला के लेना चाहिए इसने 40 से 50 मिनट्स। तो जो पहला 1 घंटा है इट इज़ द गोल्डन आवर,
दिस इज वेयर यू आइदर विन योर essay और लूज इट ऑल टुगेदर। एस्पायरेंट्स यहाँ पे दो तरह की गलतियां करते हैं। नंबर वन ये है कि वो पहले 15 मिनट एक टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करते हैं। ऑल ऑफ सडन दे रियलाइज कि ये तो मैंने गलत सिलेक्शन है, इसके ऊपर तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, और अब वो फिर दोबारा नए टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। इट कैन गो आइदर वे। इट्स वेरी गुड थिंग कि आपका दिमाग विद इन एग्जाम रूम इतना चल रहा है कि यू आर मेकिंग रैशनल चॉइसेस। बट बजाय कि आप पहले 15 मिनट ज़ाया करते, आप शुरू में ही ज़रा टॉपिक की सिलेक्शन के ऊपर थोड़ी मेहनत कर लेते कि आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा टेक्निकल टर्म आपको आ रहा है, कौन सा टॉपिक करना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है, ना कि ऐसा टॉपिक करना जो कि आपको इवेंचुअली सुसाइड की तरफ लेके जाए। तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। सो इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू स्टार्ट इट टुडे, आपसे अगर 2 घंटे आउटलाइन ले रही है अभी, तो इट इज़ फाइन। आपने इसको ग्रेजुअली 1 घंटे तक रिड्यूस कर लेना है, 50 मिनट तक इसको रिड्यूस करना है। फिर आपने ये करना है कि 5 मिनट इंट्रो को रफ करना है आखिरी पेज पे जाके। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायरेक्ट इंट्रो नहीं लिखना आपने, और फिर फेयर इंट्रो आपने लिख देना है। ये काम अच्छा है कि अगर 1 घंटे में हो जाए, क्योंकि पीछे जो आपको टाइम बच रहा है 2 घंटे, यानी 120 मिनट, तो बॉडी पैराग्राफ लिखने के लिए आपको टोटल टाइम बचेगा आउट ऑफ 120 मिनट्स, 100 मिनट्स। 100 मिनट्स में आपने लिखने हैं, अज्यूमिंग 15 पैराग्राफ, तो इट विल टेक 7 मिनट्स टू राइट 1 पैराग्राफ। तो आपकी फाइनल जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की, वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब हम ओवरऑल ऐसे की तरफ आते हैं। तो आपने आउटलाइन मेकिंग कर ली 9 बजे से लेके 9:40 तक। फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, चूंकि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। 10 से 15 मिनट हो गए, बहुत ज्यादा हो गए तो 20 मिनट। बॉडी पैराग्राफ्स के लिए याद रखें, यू हैव 100 मिनट्स। तो आपने 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर एक पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। एक ऐसा पैराग्राफ जो कि आप स्पीड ऑफ थॉट के साथ लिखें, स्पीड ऑफ राइटिंग के साथ लिखें, और करेक्ट इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ लिखें। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप फिर इसकी अच्छी असेसमेंट कराएं, अभी से प्रैक्टिस करें। और अभी आपका जो सिंध के लोग हैं, तो उनका तो नेक्स्ट मंथ पीएमएस का एग्जाम भी होना है। तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी वेज यू इमेजिन। कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है आपने। जब आपने कंक्लूडिंग स्टार्ट करना है ना, तो उससे पहले 2 मिनट आपने क्विक रिव्यू देना है पूरे एसे को, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच शुड बी पार्ट ऑफ योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। 11:50 पे वो हो गया। 5 मिनट एक प्रूफ रीडिंग देनी है। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे ग्रामर की मिस्टेक है, पंक्चुएशन है, या उसके अलावा कोई डबलिंग ऑफ वर्ड हो सकती है, या कहीं पे मिसिंग कोई ऐसी चीज हो सकती है, अंडरलाइन करने वाली कोई चीज होती है। तो 5 मिनट आपने उसको डेडिकेट करने। बेस्ट ऐसे इज कंप्लीट ऐसे, बेस्ट ऐसे इज विच इज रिटन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 11:55 पे आपने अपना ऐसे खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ योर ओवरऑल थॉट। सो इस डिस्कशन को कंक्लूड कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ ऐसे से। हमने डे 1 पे बात की कि ऐसे इज ऑल अबाउट ग्रामर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। Grammar was your baby. Structure, organization, time management we have learned in detail. कंटेंट से मुराद ये है कि आपने एसेस को थीमेटिक तैयार करना है, और थीमेटिक अप्रोच से मुराद ये है कि आपने एजुकेशन, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, मीडिया, फेमिनिज्म, एक के थीम के ऊपर 4 दिन स्टडी करनी है। 3 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। एक के ऊपर फुल लेंथ ऐसे लिखना है, 2 के ऊपर इंट्रो आउटलाइन लिखनी है, और वो कहीं से असेस करा देनी है। 1 महीने में आप इस तरीके कार से 4 फुल लेंथ ऐसे और 8 इंट्रो आउटलाइन लिख लेंगे।
So 3 topics in 1 month, multiplied it by remaining 6 months, तो आपके अच्छे खासे कोई 18 टॉपिक्स जो है ना वो अ, मतलब 3 टॉपिक्स एक हफ्ते में, 12 टॉपिक्स एक महीने में, तो 6 महीनों में आपके कोई 72 टॉपिक्स हो जाएंगे। सो 72 आर मोर देन इनफ टॉपिक्स। अगर आप 72 का हाफ कर लेंगे, आपने कोई 36 टॉपिक्स भी डिफरेंट थीम्स के ऊपर लिखे हैं, तैयार किए हैं, असेसमेंट कराई है और ड्यू प्रोसेस से गुजारे हैं, तो बिलीव यू मी, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई ऐसे विदाउट विदाउट एनी डाउट। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सो यू रिमेंबर दिस थिंग कि स्ट्रक्चर होगा, आर्गुमेंट होगा, क्लैरिटी होगी और ओवरऑल बैलेंस्ड अप्रोच होगी ऐसे में, तो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वी लर्नड: टॉपिक, आउटलाइन, थीसिस, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन। मे बी डे 1 पे आपको लगा हो कि दिस इज सो डिफिकल्ट, बट आई एम वेरी मच होपफुल कि आज आपको इससे उतना मुश्किल महसूस नहीं हुआ होगा या नहीं हो रहा होगा जितना आप कम से कम इसको डे 1 पे समझते थे। तो आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लाई करती है कि आपने एक फुल लेंथ ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर आज या कल में ज़रूर लिखना है और उसको अपने पास रख लेना है। डेट यही लगानी है और खुद को जब आप कंटिन्यूड प्रैक्टिस करें तो जज करना है कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू स्टेड। दैट्स द एंड ऑफ सेशन। और पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीकेकार से मैक्सिमम बेहतर से बेहतर चीज़ों की तरफ पढ़ाया जाए। तो वी हैव डन इट। बाकी अभी हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे और दैट विल मार्क द एंड ऑफ सेशन।